एक दिन आपका अकाउंट का पैसा सिर्फ नंबर बन सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, ताकतवर सरकार गिर सकती है। अभी हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने रातों रात रूस के 300 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व को सिर्फ एक क्लिक में फ्रीज कर दिया, यानी 300 अरब डॉलर महज एक नंबर बनकर रह गए। ऐसे ही श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाएं जब दिवालिया होने की कगार पर पहुंची तो वहां के बैंकों में पड़ा आम जनता का पैसा सिर्फ स्क्रीन पर चमकने वाला एक बेबस नंबर बनकर रह गया। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो इस पूरी अफरा तफरी के दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बदलते नक्शों के बीच में भी हमेशा चमचमाती रहती है, बरकरार रहती है। इस पर लोगों का भरोसा कभी कम नहीं होता है, इसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती ही जाती है। ना ही किसी युद्ध ने इसे तबाह किया, ना ही किसी मंदी की वजह से, और ना ही किसी महामारी में इसकी चमक कम हुई, और वो चीज है गोल्ड यानी सोना। लेकिन फिर भी आज जब विश्व पर क्राइसिस आया हुआ है, हमारे देश में तमाम किफायतों की बात चल रही है, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और देश की जनता से अपील करते हैं कि सोना मत खरीदिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हालांकि वैसे भी जिस देश में 80 करोड़ जनता लाइनों में लगकर आटा और चावल ले रही हो, उस देश में सोने की खरीद लोगों के लिए ख्वाब जैसा है, और ऊपर से सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं क्यों किसी भी क्राइसिस के दौरान सबसे भरोसेमंद चीज गोल्ड होती है। गोल्ड की हिस्ट्री को जानेंगे, गोल्ड को पावर और विश्वास से क्यों जोड़कर देखा जाता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, लीजिए खास टॉक की तरफ से स्नेहा तिवारी का। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिस्ट्री में जाने से पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, बात बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप दुनिया का पूरा सोना इकट्ठा करें, उसको पिघला दें और एक ठोस ट्यूब, सॉलिड ट्यूब में अगर ढाल कर आकार दे दे उसको, तो वो लगभग 22 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 22 मीटर ऊंचा एक क्यूब बन जाएगा। ये ना दिल्ली जितना बराबर है और ना ही हमारे लाल किला जितना बड़ा है, बल्कि बस एक क्रिकेट मैच या ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना ही बड़ा है, क्योंकि अब तक लगभग 2,19,890 टन सोना खोदा जा चुका है, और इसका जो 2/3 हिस्सा है वो 1950 के बाद निकाला गया। अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े मानेंगे तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा मैं आपको बताऊँ। और चूंकि आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि लोगों ने सोने को लूट लिया, लोगों ने सोने को नष्ट कर दिया, इस वजह से इतना कम रह गया, नहीं। चूंकि सोना जो है वो एक नोबेल धातु, इसमें जंग नहीं लगती और ना ही ये नष्ट होता है। यानी आज तक जितना भी सोना खोदा गया है वो सारा सोना आज किसी ना किसी रूप में इसी दुनिया में मौजूद है, और इसीलिए मैंने कहा कि जब पूरा दुनिया का सोना आप मिलाकर पिघलाएंगे तो इतना बड़ा क्यूब बनेगा। अब इस क्यूब का लगभग 25,000 टन सोना जो है वो अकेले हमारे भारत में घरों में, मंदिरों में मौजूद है। ये अमेरिका, जर्मनी, इटली और IMF के कुल सरकारी रिजर्व को भी अगर एक साथ मिला दें तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। हमारे मंदिरों में तो इतना सोना है कि छोटे मोटे देश की GDP इनसे कम होगी। और इसके बाद हमारे रिजर्व बैंक की अगर आप बात करेंगे तो 840 टन सोना हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मौजूद है, और इस क्यूब का करीबन 8,133 टन सोना जो है वो अमेरिका के सबसे सुरक्षित तिजोरी फोर्ट नॉक्स में बंद धूल खा रहा है। बाकी बचा हुआ जो सोना है वो चीन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की सेंट्रल बैंक की तिजोरियों में, दुनिया भर के गहनों में, और 7 से 8% इस क्यूब का जो है वो हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या मेडिकल इंडस्ट्री या स्पेस साइंस यानी जो नासा के जो उपकरण होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब कुछ जानकर आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी, मुझे भी पता है। इस पूरी हैरानी की जो शुरुआत है, यानी कि गोल्ड की जो शुरुआत है, उसको भी अब जान लेते हैं। हिस्ट्री में चलते हैं।
सोने की कहानी की शुरुआत 6000 साल पहले हुई थी ईस्टर्न यूरोप के एक छोटे से काबिले से। यहाँ के जो आदिवासी थे वो जमीन की खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक चमकती हुई चीज मिली जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी। सब हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो चमकती हुई चीज है ये कभी जंग नहीं खाती है और इसको आप पिघलाकर किसी भी शेप में बड़ी आसानी से भी ढाल सकते हैं। फिर क्या था, उन्होंने इस चमकती हुई चीज से गहने बनाने शुरू कर दिए और जब कोई इंसान इनके काबिले से मरता तो वो उसे इसी सोने के साथ दफना देते, क्योंकि उनका मानना था कि जो चीज खुद कभी नष्ट नहीं हो सकती वो इंसान को भी अमर बना देगी। ऐसी ही मान्यता मिस्र यानी इजिप्ट में भी देखी गई। 1922 में जब राजा तूतनखामेन की कब्र खोदी गई ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उन्होंने देखा कि भाई वहां पर 110 किलो सोना मौजूद था। राजा को तो डेथ मास्क था, उनका सिंहासन था, जूते थे, यहाँ तक कि जो घरेलू फर्नीचर थे वो भी सोने से लदे हुए थे। मिस्र के लोगों का मानना था कि सोना कोई मामूली धातु नहीं है, बल्कि उनके गॉड सन रॉक का मांस है जो कभी सड़ता नहीं, और इसीलिए सोने का जो सीधा कनेक्शन जोड़ा गया वो ताकत, ऊंचे स्टेटस और अमीरी से जोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 560 बीसी में लीडिया यानी आज के टर्की में जो वहाँ के राजा थे, राजा क्रॉसेस, उन्होंने बिजनेस करने का तरीका बदला। उन्होंने दुनिया को पहला मानकीकृत सोने का सिक्का यानी स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड कॉइन बनाकर दिया, क्योंकि इससे पहले जो लोग सामान खरीदते थे वो एक सामान के बदले दूसरे सामान का व्यापार करके करते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम के जरिए करते थे। यानी नमक अगर आपको चाहिए तो उसके बदले में आप चावल दे दीजिए। यहाँ तक कि गायों का भी इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता रहा था, क्योंकि गायों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना बड़ा आसान था और सबके लिए यूजफुल भी होती थी, क्योंकि गाय का दूध है, फिर गोबर है, ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन अगर ज़्यादा दूर जाना हो तो अब समस्या आ जाती। यहाँ तक कि अगर एक चीज़ का व्यापार आपको 2-3 जगहों पर करना होता तो भी दिक्कत आती, क्योंकि गायों को आप बांट तो सकते नहीं हैं। इसीलिए इस सोने के सिक्के के जो कॉइन बने उसने पूरे व्यापार का गेम बदल दिया। अब सोने के सिक्के के बदले सामान बड़ी आसानी से मिल जाता, यानी पुराने सारी झंझटों से लोगों को आज़ादी मिल गई। आप एक छोटा सा सोने का सिक्का ले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कीजिए, और यही था इंसानी इतिहास का पहला यूनिवर्सल करेंसी। अब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक चीज फिट होनी शुरू हो गई कि गोल्ड मीन्स वैल्यू, गोल्ड मीन्स गारंटी। बस उसके बाद क्या था, इतिहास के कई राजा आए और उनमें एक बड़ी अजीब सी बीमारी लग गई। उन्होंने इस सोने को पागलों की तरह जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी वजह से तबाही भी आई। मसलन दुनिया का सबसे ताकतवर रोमन साम्राज्य जो था, वहाँ पर जो उनकी इकॉनमी थी वो 99% शुद्ध सोने के सिक्के पर टिकी हुई थी, जिसे ऑरेस कहते थे। लेकिन जब राजाओं के खर्च बढ़े तो उन्होंने इसी सोने में मिलावट शुरू कर दी, चांदी और तांबा की, जिसे करेंसी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जो आज के सेंट्रल बैंक नोट छाप कर करते हैं। नतीजा क्या हुआ, भयंकर महंगाई आई, रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। चूंकि सोना खत्म इसलिए साम्राज्य खत्म। फिर इसके बाद 1942 में कोलंबस नई दुनिया खोजने नहीं बल्कि सोना लूटने के लिए निकल गए। स्पेन ने अमेरिका की एज़टेक और इंका सभ्यताओं का कत्लेआम करके हजारों टन सोना लूटा। लेकिन स्पेन में जब इतना सोना आ गया तो इसकी वैल्यू ही गिर गई। इसे प्राइस रेवोल्यूशन कहा जाता है। इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोगों के लिए हर चीज़ अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था। और यही सबूत है कि सोना अगर इकॉनमी बना सकता है तो हद से ज़्यादा आने के बाद उसे तबाह भी कर सकता है। अब बात भारत की करते हैं। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था तब भारत इसी सोने को बड़ी समझदारी से संभाल कर इस्तेमाल कर रहा था। पूरी दुनिया को भारत के मसाले, मलमल और रेशम चाहिए थे। अरब और यूरोप के जो व्यापारी थे वो जब यहाँ आते व्यापार करने तो भारतीय राजा उनसे बदले में सिर्फ एक ही चीज़ मांगते और वो था सोना। भारत सामान बाहर भेजता और दुनिया भर का सोना खींचकर अपनी तिजोरियों में रख लेता। मुगल भी इसी सोने के दीवाने थे। राजा अकबर के पास इतना सोना जवाहरात था कि आज के रेट से अगर उसका आकलन किया जाए तो एलन मस्क और जेफ बेजोस कहीं लाइन में ही नहीं आए। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आज अकबर हो गए और इसी आर्थिक ताकत की वजह से भारत का नाम पड़ा था सोने की चिड़िया। लेकिन यही अमीरी भारत का श्राप बन गई, जिसने महमूद गजनवी और अंग्रेज़ों जैसे लुटेरों को भारत की तरफ खींचा। अब 19वीं सेंचुरी की बात कर लेते हैं।
तब एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट किया गया, द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका सिस्टम बहुत ही सिंपल था, ईमानदार था। दुनिया के हर देश अपनी करेंसी की वैल्यू को सोने के फिक्स्ड रेट से बांध देते, यानी गोल्ड बैक्ड करेंसी बन जाती। जिस देश के पास जितना सोना होता वो उतनी ही करेंसी छाप सकता था। ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो गया। अब जब सरकार दुनिया के किसी भी सरकार के साथ व्यापार करती तो इसी गोल्ड के भरोसे पर ट्रेड करती। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद से दुनिया की इकॉनमी हिल चुकी थी। युद्ध बहुत महंगे होते हैं, बंदूक, टैंक और जहाज़ों के बेहिसाब खर्चों के वजह से लोग राजाओं को पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती। अब सरकारों के सामने एक बड़ी मुसीबत ये थी कि सोना तो लिमिटेड है लेकिन जंग के खर्चे अनलिमिटेड। तब सरकारों ने लालच में आकर गोल्ड स्टैंडर्ड के नियम तोड़ दिए। उन्होंने तिजोरी में रखे सोने की बिना परवाह किए धड़ाधड़ कागज़ के नोट छापने शुरू कर दिए और नतीजा क्या हुआ? गोल्ड स्टैंडर्ड धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। फिर 1944 में दूसरा विश्व युद्ध के अंत तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसे फिर से पटरी पर लाने के लिए 44 देशों ने ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट किया। यहाँ अमेरिका ने एक बहुत शातिर और मास्टर स्ट्रोक चला। चूंकि युद्ध के दौरान हथियार बेच कर दुनिया का जो 75% सोना था वो अकेले अमेरिका की तिजोरी में पहुंच चुका था। इसीलिए अमेरिका ने बाकी देशों से कहा कि आप सबको अपनी करेंसी को सोने से जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी करेंसी को हमारे अमेरिकी डॉलर से जोड़ लीजिए। यानी आपका जो पैसा होगा वो हमारे डॉलर से जुड़ा रहेगा और हमारा जो डॉलर होगा वो सोने के हिसाब से बैक्ड होगा। रेट तय हुआ कि 1 औंस सोना मतलब $35। पूरी दुनिया के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था, सबने अमेरिका की ये बात मानी। लेकिन 5 अगस्त 1971 रविवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आते हैं और दुनिया को देते हैं निक्सन शॉट। अब डॉलर और सोने का नाता टूट चुका था। अब दुनिया की किसी भी करेंसी के पीछे कोई भी फिजिकल गोल्ड मौजूद नहीं था। पैसे की वैल्यू अब किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सोने की चमक बरकरार थी, क्योंकि ऐसे समय में भी लोगों का जो भरोसा था सोने पर वो बरकरार था और यही भरोसा गोल्ड को हमेशा खास और वैल्यूएबल बनाए रखती है। अब बात करते हैं अपने भारत की। हमारा सोने से जो रिश्ता है वो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों में करीबन 25,000 टन सोना मौजूद है। ये अमेरिका, जर्मनी, इटली और IMF के कुल सरकारी रिजर्व को मिला दे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। हमारे तिरुपति जैसे मंदिरों की तिजोरियों में इतना सोना है कि कई देशों की, छोटी मोटी देशों की GDP चल सकती है। हमारे भारत में आज भी सोने को इमोशन से जोड़कर देखा जाता है। तभी तो आज हमारी दादी नानी कहती हैं कि बेटा ये कंगन संभाल कर रखना, बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता है। खैर, अब एक सेकंड में ये भी समझ लेते हैं कि अगर इतिहास को अलग कर दिया जाए, साइंटिफिकली बात की जाए, तो आखिर सोना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? कोई और मेटल इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं? दोस्तों, इसका जवाब है एलिमिनेशन गेम। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादातर जो है वो गैस या फिर जहरीली या रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। लोहा जंग खा जाता है, तांबा ऑक्सीडाइज हो जाता है, चांदी बहुत तेजी से काली पड़ जाती है, प्लैटिनम इतना दुर्लभ है कि उसे दुनिया की इकॉनमी नहीं चलाई जा सकती। मतलब बचा सिर्फ और सिर्फ सोना, और यही परफेक्ट था। ये कभी जंग नहीं खाता, हमेशा चमकता रहता है, इसे आसानी से छोटे टुकड़ों में भी बांटा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इसका नकली बनाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, सोना धरती का मेटल भी नहीं है। आज से लगभग अरबों साल पहले जब अंतरिक्ष में 2 न्यूट्रॉन सितारे आपस में टकराए थे तो वहाँ महाविस्फोट हुआ था, किलोनोवा नाम से, और वहाँ से सोना पैदा हुआ था। उसके बाद उल्का पिंडों की बारिशों के जरिए ये हमारी धरती पर आया। यानी आपके हाथ में जो सोने का कंगन या अंगूठी है वो असल में सितारों की धूल यानी कॉस्मिक स्टार डस्ट है ना इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं आज की हकीकत। दुनिया इस वक्त बहुत ही बड़े आर्थिक खतरे से गुजर रही है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आज अमेरिका के ऊपर करीबन 35 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्ज है और हर एक सेकंड में अमेरिकी सरकार करीबन $50,000 का नया कर्ज ले रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डी-डॉलराइजेशन। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जब अमेरिका ने रूस के डॉलर को फ्रीज किया तो भारत, चीन, ब्राज़ील और कई देशों में ये बात तो समझ गए
कि डॉलर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लोग धीरे धीरे डॉलर को बाईपास करके सोने की तरफ भाग रहे हैं। पिछले 2 सालों में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। चीन, पोलैंड, सिंगापुर, यहाँ तक कि खुद अगर भारत की बात करे जाए, आरबीआई पागलों की तरह सोना जमा कर रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल दिमाग सोना खरीद रहे हों तो इशारा बिल्कुल साफ है कि वो एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहे हों जहां अमेरिका के डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है। खैर, आने वाले वक्त में सोने का क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि सोना बहुत जल्द $3000 को भी पार कर जाएगा, लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी कीमत पर पहुंचना अभी तो संभव नहीं है। इस कहानी में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि लोगों का मानना है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग की जा रही है। नासा अंतरिक्ष में जांच कर रही है और वहां पर माइनिंग की जा सकती है। वहां से हो सकता है कि सोना और कई धातुओं को निकालकर उन्हें धरती पर ले आया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये सोना धरती पर आता है तो सोने की वैल्यू रातों रात मिट्टी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की माने, इंजीनियर्स की माने, तो ऐसा होना लगभग 100 सालों तक मुमकिन नहीं। अब कुछ युवा कहेंगे कि बिटकॉइन नया डिजिटल सोना है, लेकिन दोस्तों बिटकॉइन और सोने में बहुत फर्क है। बिटकॉइन का इतिहास सिर्फ 15 या 16 साल पुराना है, लेकिन सोने का इतिहास वो तो 6000 सालों के अटूट भरोसे पर टिका हुआ है। और इससे सबसे बड़ी बात कि किसी भी समय में सोना का जो चमक है वो खत्म नहीं होता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि सोना सिर्फ एक चमकीली धातु या इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन लेवल इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब सरकारें फेल हो जाती हैं तब सोना लोगों का विश्वास बनकर निकलता है। आपको ये सोने की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल खास टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, नमस्कार।